नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में प्रयोगों की सीमा कभी खत्म नहीं होती। एक प्रयोग फेल होने पर सियासी दल दूसरे प्रयोग पर काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि बार बार फेल होने के बाद भी यहां हिम्मत नहीं टूटती और नए चुनाव पर फिर नए प्रयोग की तैयारी शुरू हो जाती है। आजकल यूपी से लेकर बंगाल तक कुछ ऐसा ही नजारा है। पिछले 4 चुनाव में भाजपा से हारने वाले अखिलेश यादव बड़ी जीत की तलाश में हैं और इसके लिए वो आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। दरअसल कल से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। आज अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां से कई बड़ी बातें कही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात की रही। ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव भी मौजूद थे। 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात में थर्ड फ्रंट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात कांग्रेस को लेकर रही। दोनों नेताओं में कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी पर सहमति बनी, यानी 24 से पहले गैर कांग्रेसी गठबंधन बनने पर लगभग मुहर लग गई है। आज आपको मैं अखिलेश यादव के बंगाल दौरे की हर बात विस्तार से समझाऊंगा। विपक्षी दलों की 24 वाली रणनीति की पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। अखिलेश जब फ्लाइट से बंगाल पहुंच रहे थे तो उनके साथ शिवपाल यादव मौजूद थे, यानी अखिलेश एक तस्वीर से बड़े संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जब कार्यक्रम स्थल पर अखिलेश यादव पहुंचे तो सरकार पर चुभने वाला हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो संविधान बचाने के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार है। कोलकाता पहुंचे अखिलेश, संविधान बचाओ संदेश। कार्यक्रम जरूर छोटे हॉल में हुआ है, लेकिन फैसला बना दिया है। उन्होंने हाथ में जो हम लोगों को संविधान की किताब दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान दिया है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे हैं। बंगाल से सपा का सत्ता पलट प्लान। गोखले जी ने कभी कहा था कि जो बंगाल आज सोचता है वो देश बाद में सोचता है। हमें उम्मीद है कि बंगाल का जो संदेश जाएगा वो बड़ा संदेश होगा। भाजपा को हराने के लिए अखिलेश को हर त्याग मंजूर। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है, लेकिन देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। संविधान बचाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के संविधान को बचाने के लिए त्याग करने का काम करें। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश छोड़ करके बाहर गए। जांच एजेंसी पर तकरार, वैक्सीन वाला वार। अब इनके पास नई वैक्सीन है, जो बीजेपी में जाएगा उसको वैक्सीन लगा देंगे। उसके बाद न ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स, ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो ये घबराहट है विपक्ष में कि सब मिल जाएं, एक हो जाएं, सब मिलते हैं, एक होते हैं और ज़्यादा हरते हैं बड़े मार्जिन से। ममता से हुई मुलाकात, 24 पर सीधी बात। चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी, अरे ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं,
तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का चाहेंगे। एक एक वोट की लड़ाई, अखिलेश की थर्ड फ्रंट चढ़ाई। लेकिन देश की बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई में हम लोग साथ देना चाहते हैं। इस बड़ी लड़ाई में हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, चाहे हमारे एक वोट की मदद हो, लेकिन हम एक वोट को संविधान को बचाने के लिए डालना चाहते हैं। बंगाल से दिल्ली चली नेताजी एक्सप्रेस, 24 की लड़ाई का नया रूट प्लान। बात तो चुभेगी। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव पहले भी अपनी बात साफ कर चुके हैं, लेकिन आज जब ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई तो कांग्रेस को नया झटका लगा। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ममता से कहा कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से थर्ड फ्रंट के नेतृत्व का भी आग्रह किया, जिस पर ममता बनर्जी ने भरोसा दिया कि जब भी थर्ड फ्रंट की बैठक होगी वो वहां जरूर मौजूद रहेंगी। इसके लिए कोलकाता से अखिलेश ने कांग्रेस पर चुभने वाला हमला भी किया था। अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे तो पहले कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और शाम के वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को शॉल पहनाया और फिर बैठकर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान अखिलेश यादव के अलावा किरणमय नंदा और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बंगाल की जमीन से अखिलेश ने 24 वाली हुंकार भर दी है और बहुत हद तक ये तस्वीर भी साफ कर दी है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की दिशा क्या रहने वाली है। क्योंकि जब अखिलेश कोलकाता पहुंचे तो कार्यकर्ता सम्मेलन में कई बार दीदी का नाम लिया और उनकी तारीफ की। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। और याद कीजिए वो नारा, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था, किस तरह के भावना के साथ वो नारा दिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को, उन्होंने तो केवल माइक से अपमानित करने के लिए कहा था, लेकिन बंगाल की जनता ने एक एक वोट देकर के दीदी को सत्ता सौंपने का काम किया था। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हर किसी के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या अखिलेश थर्ड फ्रंट की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं या फिर कांग्रेस के लिए रास्ते खुले हैं। इसका इशारा अखिलेश ने कोलकाता से भी किया। उन्होंने सीबीआई ईडी की जांच का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर चुभने वाले हमले दोहराए। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही हैं। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर एक सवाल अखिलेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने फिर से तस्वीर साफ की। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, समान विचारधारा वालों को लाएंगे क्या साथ में? और अब वो विचारधारा बड़ी मुश्किल होगी ढूंढने में उत्तर प्रदेश में। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को अगर अखिलेश माइनस करके चल रहे हैं तो वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनके सहारे तीसरे मोर्चे की पटकथा तैयार हो रही है। अखिलेश ने कोलकाता से इस पर भी बड़ा इशारा किया। उम्मीद है कि जिस तरीके से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। बंगाल से सफाया हो, झारखंड से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो। यानी बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार से तेलंगाना तक सबसे बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। और बात तीसरे मोर्चे की होगी तो सवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का भी आएगा। हालांकि इस बार क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं ने इस सवाल से बचने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जब भी ये सवाल होता है तो चुनाव के बाद का हवाला दिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री लायक स्थिति पैदा हुई तो चुनाव बाद बैठकर बात होगी। क्या होगा आने वाले समय में, ये चुनाव के बाद ही तय होगा।
अखिलेश कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिलते हैं, कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन में जाते हैं, तो कभी नीतीश और लालू से उनकी मुलाकात होती है। और इस बार ममता बनर्जी से मुलाकात करके अखिलेश ने बता दिया है कि वो संभावित तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव के बाद ही तय होगा कि विपक्ष की इस सियासी खिचड़ी में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहने वाला है। एबीपी गंगा के लिए कोलकाता से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। ममता बनर्जी ऐसी नेता है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराया था और अखिलेश यादव वक्त वक्त पर ममता बनर्जी की तारीफ करते रहे हैं। ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की मुलाकात के क्या मायने हैं, अब मैं आपको यह भी बताता हूं। जी हां, इसको समझिए। ममता से मुलाकात के मायने क्या है, इसको समझिए। ममता बनर्जी विपक्षी खेमे की बड़ी नेता हैं। तीसरे मोर्चे के लिए ममता का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ममता ने बंगाल में भाजपा को जीतने से रोका। ममता ने संदेश दिया भाजपा के पास उनकी रणनीतिक काट नहीं है। 2024 में 42 सीट वाले बंगाल से दिल्ली तक बड़ा संदेश जाएगा। ममता बनर्जी कांग्रेस से गठबंधन के लिए सीधे इनकार कर चुकी हैं। अब अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की लाइन पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव की कोशिश है ममता बनर्जी से दोस्ती मजबूत बनी रहे। 2022 के चुनाव में ममता ने यूपी आकर सपा के लिए प्रचार किया था। और दूसरी सबसे अहम बात, इसको भी समझिए कि अखिलेश यादव को ममता बनर्जी के साथ खड़े होने में या ममता बनर्जी का समर्थन करने में राष्ट्रीय फलक पर कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पर इसका उनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई सियासी वजूद नहीं है। यानी अगर ये लोग साथ भी आते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में कुछ सीट मांगेगी कि नहीं साहब हमें भी अपने प्रत्याशी यहां पर खड़े करने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को यह फायदे का सौदा लग रहा है। यह पहली बार नहीं था जब अखिलेश यादव किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिले हो। इससे पहले वो 3 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, क्या है ये कोशिश, अब जरा एक बार इसको फिर से समझिए। अखिलेश यादव का अष्टभुज प्लान क्या है, एक बार मैं फिर चाहूंगा कि आप ये देखिए। इन तमाम लोगों को देखिए, इस तरफ अखिलेश यादव खड़े और इस तरफ ये तमाम वो नेता है। आप इन नेताओं को एक बार गौर से देखिए। शरद पवार महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से, केसीआर, इसके बाद नीतीश कुमार आप देख सकते हैं, इसके बाद स्टालिन आप देख सकते हैं, यानी तमिलनाडु के नेता भी नजर आ रहे हैं आपको, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। यही है अष्टभुज प्लान। अब इस प्लान को समझिए। भाजपा के विरोधी दलों का बड़ा मंच तैयार करने की कोशिश है। तेलंगाना के सीएम केसीआर से कई बार अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जन्मदिन पर अखिलेश यादव गए थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी बातचीत जारी है। पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार से लंबी चर्चा हुई। नीतीश ने कहा था हमारा लक्ष्य एक, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी से भी चर्चा हुई। पीएम को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल और भगवंत मान के साइन थे। उस बंगाल के सीएम से मिलकर अखिलेश यादव ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। आज अखिलेश यादव ने बंगाल और दक्षिण भारत का विशेष तौर पर जिक्र किया है। इस जिक्र के कई मायने हैं। और एबीपी गंगा लगातार आपको समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोलकाता से सीधा पल पल का अपडेट आपको दे रही है हम लोग, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और साथ ही साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता से, जो लगातार आप तक रिपोर्ट भी पहुंचा रही हैं कि किस तरह की तैयारी है। तो एक बार सीधा रुख करते हैं वीरेश का। वीरेश, आप कोलकाता में हैं और कोलकाता की पहचान के पास आप खड़े हैं। मैं चाहूंगा पहले वो तस्वीर दिखाएं और बताइए कि कल किस तरह का बड़ा संदेश समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आने वाला है कोलकाता से सीधे यूपी तक। देखिए रोहित जी, हिंदुस्तान में हम लोग और हर जगह ये पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की, लेकिन हम बात अगर हिंदुस्तान की करें तो राजनीति विज्ञान नहीं बल्कि यहाँ अध्यात्म से जुड़ता है। राजनीति यहाँ शुभ अशुभ से जुड़ता है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ हो रहा है, क्योंकि शुभ और अशुभ से बहुत कुछ ताल्लुक रखता है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोलकाता में होना, पश्चिम बंगाल में होना। 92 में जब यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, फिर 94 में हुई
तो मुख्यमंत्री बने, एक बार फिर हुई 96 में तो देश के रक्षा मंत्री हुए, फिर उसके बाद से 11 में हुई, 10 में हुई तो उसके बाद से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो शुभ और अशुभ का बहुत कुछ ताल्लुक रखता है और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए हैं उसके बाद से लगातार पराभव हुआ है समाजवादी पार्टी का। गिरती गई है समाजवादी पार्टी, उठ नहीं पाई है समाजवादी पार्टी। ऐसे में फिर आध्यात्म शुभ और अशुभ के लिए कलकत्ता में आए हैं अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने और ये दावा किया जा रहा है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया जाएगा। और 80 की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि 80 हम जीतेंगे और 80 पर जीतने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि 80 का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने शुभ अशुभ और अध्यात्म की बात की, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं और यहाँ पर खुद हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हैं जो पश्चिम बंगाल के हर खबर पर उनकी पूरी नजर होती है और पिछले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ पर हुई थी उसको भी इन्होंने कवर किया था। तो इनसे बेहतर एबीपी गंगा के दर्शकों को कोई ग्राउंड जीरो से क्या बता सकता है। मनोज्ञा लोईवाल, आप इस हावड़ा ब्रिज और साथ ही साथ ऐतिहासिक धरती, आध्यात्मिक धरती और शुभ अशुभ आध्यात्म की बातें और अखिलेश यादव की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर क्या संदेश देना चाहेंगी? एबीपी गंगा के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी ग्राउंड जीरो से? वीरेश जिस तरह से कह रहे थे ना, मैं उसी को अब अलग अंदाज में कहूंगी। भगवान जब कोई नए घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं या भूमि पूजन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत को ईशान कोण माना जाता है, तो क्या ये कहें कि वास्तु दोष निवारण के लिए समाजवादी पार्टी बार बार आ जाती है? जरूरत है इनको, बहुत जरूरत है इस समय, खास तौर से पिछली बार की हार के बाद। क्या लोकसभा में जितने बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं इनको जमीनी स्तर पर उतारना बहुत बड़ी चुनौती होगा। चुनौती ये नहीं है कि आप बीजेपी को कैसे हराएंगे, बल्कि चुनौती ये है कि आप पूरे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर कैसे रखेंगे। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसने लगातार पिछली सदी से लेकर अभी तक, यानी कि वाम मोर्चा से लेकर अभी तक 70 के दशक से आज तक कभी भी केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर राज्य में सरकार नहीं चलाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब से 2011 में बागडोर संभाली है उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक तो यूपीए का हाथ थामा, लेकिन जब से अलग हुई उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा। एंटी इनकम्बेंसी सरकार बंगाल में रही है और 2021 के विधानसभा चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि भारत में बीजेपी ने जहां पूरी ताकत लगा दी जीतने की, वहां ममता बनर्जी ने एक सिंगल महिला ने पूरे के पूरे किले को धराशाही कर दिया। बीजेपी के सपनों का विरोध तो बंगाल की जो है भूमि है कण कण में है। अंग्रेजों का जमाना याद करिए, व्यवस्था का विरोध, परिवर्तन। ये बैटल ऑफ प्लासी की भूमि है। अगर मैं ये कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भले ही यहाँ से एंट्री की हो, लेकिन उनकी एग्जिट का रास्ता भी यही था। महात्मा गांधी भी यही थे जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। तो आप जिस वास्तु की बात कर रहे हैं, जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं, उसके साथ एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं परिवर्तन बड़ा दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, जिसको हिंदी में कहते हैं उसको परिवर्तन बांग्ला में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चेंज। वी वांट चेंज। तो द वे चेंज हैड कम टू अमेरिका, चेंज क्या बंगाल में आएगा। एंड एक अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरत कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ कोट करूंगी। उनकी बांग्ला में जो कविताएं हैं उसमें यदि तोर डाक सुने के ना आशे तबे एकला चलो रे। तो क्या एकला चलो के साथ इस बार कम से कम मैं चलता रहा और कारवा बनता गया। अखिलेश यादव क्या उसी कवायद के साथ यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी का जो एक साठगांठ, जो एक राजनीतिक आपस में मतभेद और एक साथ रहने की जो मंशा रही है, उसमें बड़ा डाइसी रहा है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने 2 बार राष्ट्रपति चुनाव पे यू टर्न किया, इसलिए ममता बनर्जी ऐसा नहीं है कि पिछली बातें भूल गई होंगी, लेकिन भविष्य को देखते हुए वो ये भी जानती हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ और हाथ दोनों जरूरी है कांग्रेस के हाथ को परास्त करने। यही कह रहा हूं कि यही तो अखिलेश यादव करने आए हैं। वो बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी से जब वो मिलने गए तो सोर्सेस से हमारी खबर है कि ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट जो लगातार कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, कभी केजरीवाल कभी केसीआर से मिल रहे हैं और थर्ड फ्रंट के दूसरे लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन उसमें ममता बनर्जी की अनुपस्थिति। और ममता बनर्जी एक ऐसा हस्ताक्षर है इस देश के विपक्ष की राजनीति में कि उनके बगैर थर्ड फ्रंट, फोर फ्रंट और फाइव फ्रंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस मजबूती से उन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी भारत
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल विनेश। इसलिए ये उम्मीद की जा रही और सोर्सेस से बड़ी खबर हमारे पास है कि जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि दीदी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल विनेश, मैं आपसे यही जानूंगा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच में क्या बात हुई होगी। कोलकाता में छठी बार सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। आज जब अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए पहुंचे तो उन्होंने पुराने दिन याद आ गए। अखिलेश यादव ने कई बार मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, उनके दिखाए रास्तों की बात की और कार्यकर्ताओं को भी यह समझाया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए उन्होंने कोलकाता का ही चुनाव क्यों किया। अखिलेश यादव ने जहां बंगाल की भूमि को सियासी तौर पर समझाया तो इसके धार्मिक मतलब भी निकालते वो दिखाई दिए। देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कोलकाता को चुना तो कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक के मन में ये सवाल उठा कि आखिर कोलकाता ही क्यों। लेकिन अखिलेश जब कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर पहुंचे तो इसके सियासी और धार्मिक दोनों ही मायने समझा दिए। और आखिर बंगाल में ही क्यों कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी बंगाल में आते रहे और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले। अखिलेश यादव लंबे समय से समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं और उनके अध्यक्ष रहते पहली बार ऐसा हो रहा है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पश्चिम बंगाल को चुना गया है। हालांकि इससे पहले भी 5 बार कोलकाता में सपा की अहम बैठक हो चुकी है। बंगाल में हम लोग पहली बार नहीं आए, 5-6 बार, ये 6वीं बार हम लोग आए हैं और बंगाल के लोगों ने हमेशा संदेश दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक हो रही है, 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके एक दूसरे को सुझाव देंगे, पार्टी किस रास्ते चले उस दिशा तय करेगी। ये नई सपा है जिसकी हवा अखिलेश दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी का मंच तैयार होगा। पिछली बार जब कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तब मुलायम सिंह यादव ने उसकी अध्यक्षता की थी और इस बार भी जब अखिलेश कोलकाता पहुंचे तो कई बार मुलायम को याद किया। आप में से बहुत पुराने लोग ये बात जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी प्रदेश में, इसी शहर में हुए हैं और नेताजी से जब कभी भी पूछा जाता था और किमरे नंदा जी जिस बात को करते थे तो अक्सर ये बात हो जाती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या कोई कार्यक्रम करना है तो चलिए कोलकाता में चलिए। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी बहुत बदल चुकी है। कई ऐसे पुराने नेता जो समाजवादी पार्टी के पुरोधा माने जाते थे वो अब साथ नहीं है, लेकिन युवा जोश से भरी अखिलेश की नई टीम हर हाल में 24 तक बड़ा गेम प्लान सेट करने की तैयारी में है। कोलकाता के जिस हॉल में अखिलेश पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता करेंगे वहां वो पहले भी आ चुके हैं। हमें याद नहीं था कि इस हॉल में मैं पहले भी आया था और इस हॉल में फिर आया हूं। जब इस हॉल में आए होंगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी होगी। इसके बाद कभी कभी उन जगहों पे जाना भी अच्छा लगता है जो शुभ होते हैं, जो अच्छी संदेश देते हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जिस तरह पिछली बार कोलकाता पहुंचने के बाद यूपी में साइकिल को रफ्तार मिली, उसी तरह इस बार भी होगा। कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश है और इंतजार अब सिर्फ बैठक के शुरू होने का है। देश में समता मूलक समाज बनाने की जो परिकल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा था, उसको पूरा करने का काम माननीय मुलायम सिंह ने किया। उस अधूरे काम को माननीय अखिलेश जी पूरा करेंगे और ये शुभ संदेश यहाँ है। जब जब यहाँ कार्यक्रम हुआ है तब तक हमारी सरकार बनी है। निश्चित तौर से 24 में हमारी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकेगी। कलकत्ता में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी
में अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला हुआ है और कहा कि दीदी के साथ मिलकर हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे। किरणमय नंदा को आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव के साथ वो गाड़ी में बैठकर ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ उनका गठबंधन बना रहेगा। जिस तरीके से यूपी में ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी का साथ देगी। पिछली बार कोलकाता भले ही समाजवादी पार्टी के लिए लकी साबित हुआ था, लेकिन क्या ये करिश्मा 2024 में भी हो पाएगा? क्योंकि इस बार चुनौती भी बड़ी है और लक्ष्य भी बड़ा है। सारा दारोमदार अखिलेश के कंधों पर है, जिनकी रणनीति भी दांव पर है और सियासी भविष्य भी। एबीपी गंगा के लिए कोलकाता से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। कल से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव को आखिर क्यों कोलकाता से अच्छे दिनों की तलाश है, जल्दी से मैं आपको यह भी समझाता हूं। उसके बाद सीधे आपको कोलकाता लेकर चलूंगा, जहां पर हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, इस बात को समझिए, अब तक 5 बार कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आखिरी बार 2011 में कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की। अब 12 साल बाद कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पहली बार कोलकाता में यह बैठक होगी। सपा का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। मुलायम की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं अखिलेश यादव। बैठक में हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर रणनीति पर भी चर्चा होगी। चुनाव में गठबंधन को लेकर कुछ सदस्य प्रस्ताव रख सकते हैं। जातीय जनगणना से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं और कोलकाता से इसीलिए अच्छे दिनों की उम्मीद अखिलेश यादव को है। आगे आपको बताता हूं, कल कोलकाता में समाजवादी पार्टी की नई सुबह होगी। कल क्या तस्वीर रहने वाली है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। नई सपा है, नई हवा है, ये नारा समाजवादी पार्टी का है। मुलायम के निधन के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बंगाल में पहली बार हो रही है। बैठक में टीम अखिलेश की झलक दिखाई देगी। कई पुराने नेता भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रहेंगे। पार्टी उपाध्यक्ष किरणमय नंदा कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ फ्लाइट से कोलकाता पहुंच चुके हैं। 7 साल बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे शिवपाल यादव। आजम खान इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो खराब स्वास्थ्य और तमाम कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करीब 100 डेलीगेट्स शामिल होंगे। 68 कार्यकारिणी सदस्य और 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। तो ये नारा है अखिलेश यादव का और कल इसलिए सबकी नजर यहां पर टिकी होगी। सीधे रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां पर वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है, मनोज लोईवाल के साथ। वीरेश, आखिर में एक सवाल, कल जो कुछ होने वाला वो पूरा एजेंडा हमने आपको बताया। आज आखिरकार ममता बनर्जी से क्या बात हुई? सूत्रों के लिहाज से इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? संक्षेप में मैं चाहूंगा आप और मनोज्ञा हमारे दर्शकों को जल्दी से जरूर बताएं। देखिए, जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी के आवास पहुंचे, उसके बाद से सोर्सेज से हमारे पास खबर आई कि उनका फोकस था थर्ड फ्रंट, यानी गैर भाजपा गैर कांग्रेस के जो उनका नारा है और उनकी कोशिश है कि केसीआर मिल जाए, अरविंद केजरीवाल मिल जाए, ममता बनर्जी मिल जाए और थर्ड फ्रंट बगैर ममता बनर्जी के संभव नहीं है। और अखिलेश यादव को आश्वस्त किया ममता बनर्जी ने कि मैं आपके साथ हूं। और सोर्सेज से खबर है कि अगली जो थर्ड फ्रंट की बैठक होगी उस पर भरोसा दिया है ममता बनर्जी ने कि उस बैठक में वो शामिल होंगी। मनोज्ञा भी वहां मौजूद थी हमारे साथ। मनोज्ञा, ये थर्ड फ्रंट, क्योंकि थर्ड फ्रंट से ही 96 में डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उसके पहले मुलायम सिंह यादव ने यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी। ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, इसलिए दर्शकों के मन के अंदर की जो गुत्थी है उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। वीरेश, आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। मैं एक चीज़ बड़ी स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगी। पहला ये कि जब आप बंगाल की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वो है ममता बनर्जी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास आता है कि बीजेपी को हराने का अनुभव राज्य में। लेकिन देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं और कहते हैं वाराणसी आकर मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो राजनीति का फॉर्मूला बदल जाता है। यही गंगा जब उत्तर प्रदेश में बहती है तो बीजेपी के लिए चली जाती है, और जब हुगली बनकर बंगाल में आती है तो ममता बनर्जी को जिता देती है। लेकिन क्या इसी नदी के किनारे जहां हम खड़े हैं, इसी गंगा और हुगली नदी के किनारे पर आज मिलकर ममता बनर्जी से अखिलेश यादव के दिन फिरेंगे?
क्या अब वो यहाँ से जब उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली का रास्ता तय करेंगे, क्योंकि इसी महीने के अंत में यानी कि मार्च की लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली जाएंगी और इन सारी गोटियों को यानी कि शतरंज की बिसात को सजाने की तैयारी अब शुरू होगी। लेकिन ये अभी चेकमेट नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। जिस तरह का संगठन उनका जमीनी स्तर पर है वो अभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, और उसके साथ अपने कार्यकर्ताओं में ये मनोबल रखना कि हम टक्कर ले सकते हैं बूथ स्तर पर। बिल्कुल वीरेश, तो कुल मिलाकर इसी पर आज चर्चा हुई और यही बड़ा संदेश। अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे तो यूपी की सियासत गरमाने लगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी दुनिया में भारत का अपमान करते हैं, उसी तरह अखिलेश देश के अलग अलग राज्यों में यूपी का अपमान कर रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की राजनीति से सियासी पारा चढ़ गया है। अखिलेश ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चुभने वाली सियासी तपिश पैदा हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, राहुल गांधी देश की बदनामी विदेश में करते हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बदनामी देश में कर रहे हैं। दोनों नेता भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि दोनों को सद्बुद्धि दें। ममता बनर्जी से मिलने पर यूपी की सियासत में कितना बदलाव आएगा, ये तो 24 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अखिलेश के बंगाल दांव पर यूपी की सियासत अभी से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश छोड़ करके बाहर गए। कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी आंध्र। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं तो यहाँ रह के क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जब कोई स्थान नहीं होता तो लोग, कोई विदेश भ्रमण करता है 1 जनवरी को, कोई कुछ और करता है, तो ये उनका अपना कार्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और अच्छा काम करके जो इनकी बढ़त बनी हुई है, जनता में विश्वास बढ़ा हुआ है, तो ये घबराहट है विपक्ष में कि सब मिल जाएं, एक हो जाएं, सब मिलते हैं, एक होते हैं और ज़्यादा हंसते हैं बड़े मार्जिन से। अब जब 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो लखनऊ से लेकर दिल्ली सरकार तक कई निशाने लगाए जाएंगे। लेकिन भाजपा कहती है 4 चुनाव में नाकाम हो चुके अखिलेश अगली नाकामी की तैयारी में जुटे हैं। इकट्ठा नहीं है लोग, ये वहाँ 5 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो सब दिखाई देते जो कहते हैं हाँ हम हैं। ममता जी स्वयं हैं, हमारे जो है राहुल जी हैं ही, उन्होंने यात्रा इसीलिए की थी, मुझे ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि राहुल जी के चारों तरफ जो है सारे विपक्षी एकता होगी। फिर जो है हमारे केजरीवाल साहब हैं, फिर हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे नेता हैं, शरद पवार साहब की उम्र ज़रा ज़्यादा हो गई है लेकिन एनसीपी के अंदर भी जोश आता है। अखिलेश जी अपनी कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश से बाहर कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो अपनी भूमि पूरी जो उनकी ज़मीन है वो खो चुके हैं। आप देखिए अभी जितने उपचुनाव हुए हैं अखिलेश जी बुरी तरह हारे हैं, जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, वो हर चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाने की कोशिश करते हैं और शायद यही वजह है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से तौबा कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी कई मौकों पर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन अब वरुण गांधी ने ट्विटर के तर्कश से जो तीर चलाया है वो न सिर्फ ये संकेत लेकर आया है कि अब उनके और भाजपा के बीच सब ठीक है, बल्कि राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है। दरअसल मोदी सरकार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वरुण गांधी को निमंत्रण दिया था, जिसे वरुण गांधी ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि देश की चुनौतियों के बारे में चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमानजनक है। वरुण गांधी के इस फैसले को भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ हथियार बना लिया है। देश में लोकतंत्र को लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर जब हंगामा मचा है तो राहुल गांधी के चचेरे भाई और भाजपा सांसद वरुण गांधी चर्चा के केंद्र में हैं। दरअसल वरुण को मोदी सरकार से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया। वरुण गांधी ने खुद ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। वरुण गांधी ने लिखा, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन की ओर से भेजे गए बहस के निमंत्रण को ठुकरा दिया है।
भारतीय राजनीति नियमित रूप से हमें अपनी नीतियों में सुधार के लिए समालोचना करने और रचनात्मक सुझाव देने की जगह देती है। भारत की पसंद और चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय जांच के अधीन करना मेरे लिए एक अपमानजनक कार्य है। वरुण गांधी को ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष मैथ्यू डिक ने निमंत्रण दिया था। उन्हें क्या भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही रास्ते पर है, इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वरुण गांधी ने लंदन आकर देश से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने से साफ मना कर दिया। वरुण गांधी के इस फैसले पर चर्चा तेज हो चली है कि राहुल गांधी को वरुण गांधी से कुछ सीखना चाहिए। ठीक कहा उन्होंने, अच्छी बात कही। और वरुण निस्संदेह आलोचना भी करते हैं, कई बार प्रखर आलोचना करते हैं, और आलोचना करने का प्रत्येक को अधिकार है, तो उनको भी अधिकार है। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो ठीक कही है। हम अपने घर की बातों को बाहर ना कहें, और राहुल जी को अपने छोटे भाई से सीखना चाहिए। भाजपा सिर्फ राहुल गांधी को नसीहत नहीं दे रही, बल्कि वरुण गांधी के फैसले को भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ सियासी हथियार बनाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जी ने जो किया है ये तो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। आप भारत की बदनामी कर रहे हैं। आज G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई, उन्होंने कितनी भारत की और माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की। आज पूरा दुनिया भारत की गुणगान कर रहा है और आप भारत की बदनामी कर रहे हैं। आप चाइना जैसे देश को सद्भावना का प्रतीक बता रहे हैं। तो ये है क्या? ये मुझे लगता है जो चाइना से उन्होंने पूर्व में चंदा लिया है उसका वो कर चुका रहे हैं। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनियन के न्योते को ठुकराने के पीछे हालिया दिनों में भाजपा को लेकर वरुण गांधी के तेवर में आई नरमी को प्रमुख कारण बताया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाने वाले वरुण गांधी करीब 2 महीने से खामोश हैं। उन्होंने आखिरी बार 13 जनवरी को शिक्षा मित्रों की आवाज उठाई थी। तब वरुण गांधी ने लिखा था, आखिर क्यों शिक्षा मित्र चुनाव में ही याद आते हैं। जाहिर तौर से बात की, जिस तरीके से राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए थे और भारत में आंतरिक लोकतंत्र न होने का आरोप लगाया, तो इसके साथ साथ ये भी कहा था कि पेगासस के जरिए तमाम सारे विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई जा रही है, जिसके बाद बीजेपी लगातार उन पर हमलावर हो गई है। लेकिन वहीं जब राहुल गांधी के बाद वरुण गांधी को निमंत्रण मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोलने का, तो वरुण गांधी ने साफ तौर पर उस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। अब बीजेपी लगातार कह रही है कि वरुण गांधी का ये बेहतर कदम है और राहुल गांधी को उनसे सीख लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वरुण गांधी ने इसके बाद कोई दूसरा ट्वीट नहीं किया जो भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता हो। दिलचस्प बात यह है कि पीलीभीत में सांसद कार्यालय में लगे पोस्टर्स में अब सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ भाजपा के शीर्ष नेताओं को जगह दी गई है, जबकि इससे पहले वरुण गांधी के कार्यक्रम में जो पोस्टर लगते थे उनमें वरुण गांधी के साथ सिर्फ मेनका गांधी की तस्वीर नजर आती थी। माना जा रहा है कि यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखने वाली भाजपा किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं। कहा जा रहा है कि 2024 में भाजपा मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दे सकती है। दूसरा, मेनका गांधी खुद कह चुकी हैं कि वो भाजपा में ही रहेंगी। मैं बीजेपी में हूँ और रहूंगी, और ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट दे या ना दे। ठीक है। अब ऑक्सफोर्ड यूनियन के आमंत्रण को ठुकराने के पीछे वजह कुछ भी हो, वरुण गांधी के फैसले ने राहुल गांधी की मुसीबत जरूर बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे आपको बता दें कि वरुण गांधी के ऑक्सफोर्ड के निमंत्रण को ठुकराने के फैसले को भाजपा के प्रति उनकी नरमी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, जरा इसको समझिए। इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। पिछले कुछ महीनों में वरुण ने किस तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। पहले मैं आपको यह बताता हूं भाजपा पर कब कब वरुण गांधी का वार हुआ। 13 जनवरी 2023 शिक्षा मित्र चुनाव में ही क्यों याद आते हैं, ये बात उन्होंने कही। 28 नवंबर 2022 एक दशक में महंगाई 67% बढ़ी। 12 नवंबर 2022 पीलीभीत में सड़क के घटिया निर्माण पर सवाल उठाया। हालांकि उनके क्षेत्र का यह मसला था जिसका स्थानीय लोगों ने समर्थन भी किया। 13 नवंबर माफी चाहूंगा। 29 अक्टूबर 2022 पुलिस भर्ती के लिए परेशान युवाओं की आवाज उठाई। 15 अक्टूबर 2022 पीईटी परीक्षार्थियों की बदइंतजामी का मुद्दा उठाया। 14 दिसंबर 2022 इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस में 400% वृद्धि को दुखद बताया। 3 सितंबर 2022 मुफ्त की रेवड़ी वाली सियासत पर जबरदस्त कटाक्ष किया। लेकिन
ये सब वरुण गांधी ने कहा, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे कहा जाए कि सीमा पार की हो, लक्ष्मण रेखा लांघी हो, यह स्थिति अब तक नहीं आई थी। लेकिन उस स्थिति के अगर उस स्थिति आती, लेकिन उससे पहले ही आज उन्होंने ये बड़ा ट्वीट कर दिया जिसके बड़े संदेश हैं। बात संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे की। इस हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 14 पहुंच चुकी है, जबकि कईयों का इलाज जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। डॉक्टरों को घायल की हालत में सुधार की रिपोर्ट भी ली डॉक्टरों से। साथ ही कहा कि हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे ने कई परिवारों को आंसुओं में डुबो दिया है। हादसे के शिकार कई लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और गम और गुस्से से बिलख रहे हैं उनके परिजन। गम और गुस्से की इन तस्वीरों के बीच सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे तो उनका काफिला सीधे उस अस्पताल की ओर मुड़ गया जहां हादसे का शिकार हुए कई लोगों का इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने घायलों से उनका हालचाल जाना, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टरों से रिपोर्ट ली। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि और कृषि से जुड़े पीड़ित परिवारों को कृषक दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इस पूरी घटना के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को हम लोगों ने राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल परिवारों को भी 50,000 रुपए की सहायता। इसके बाद सीएम योगी ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही साफ किया कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने, हम लोगों ने प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो इसके पूरे कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। इस बीच कोल्ड स्टोरेज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 को सुरक्षित बचाया जा चुका है। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में गोलीबाज गुनहगार अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस शूटरों की तलाश में हर एक सुराग की तफ्तीश कर रही है। शूटरों के करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ ने नेपाल से कयूम अंसारी को हिरासत में लिया, जबकि प्रयागराज से एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। उमेश पाल हत्याकांड के गोलीबाज गुनहगारों की तलाश में पुलिस हर एक सुराग की पड़ताल कर रही है। नैनी से नेपाल तक और धूमनगंज से बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश तक दबिश दे रही है। ये बात और है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस को आशंका है कि उमेश पाल हत्याकांड के तार नैनी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली से जुड़े हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने नैनी जेल में छापेमारी कर हर एक बैरक की छानबीन की। हालांकि छापेमारी में कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। नहीं, अली से बातचीत नहीं, अली से, क्योंकि अली भी बंद है तो वहाँ पे भी चेकिंग का एक है कि वहाँ भी चेकिंग कराएगी और कुछ नहीं है। जेल में कुछ मिला भी नहीं? जेल में ऐसा कुछ कोई निषिद्ध वस्तु प्राप्त नहीं। इस बीच पुलिस ने नैनी क्षेत्र से एक महिला को हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि महिला उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक शूटर के संपर्क में थी। शूटर की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस को प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाली इस महिला के बारे में शूटर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स के जरिए जानकारी मिली है। शूटर और इस महिला के बीच दिन में रोजाना कई बार लंबी बातचीत होती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।